नमस्कार, आर्टाक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी पहुंचकर देश की जनता को पैगाम दे दिया है कि हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है। और ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, जवाब दिया है पूरी दुनिया को और विशेष करके ट्रंप को कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मतलब जो नैरेटिव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की और उसके बाद में पूरी दुनिया में उनसे जुड़े लोग जो भारत के साथ कुछ ऐसा चाह रहे हैं, उस नैरेटिव का जवाब प्रधानमंत्री ने आज दे दिया। दो ही बात उसमें महत्वपूर्ण लगी। एक, आप अपने पे भरोसा रखिए। दूसरा, स्वदेशी अपनाइए। और तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कई बार इस वाक्य का इस्तेमाल किया। मतलब जो फेक नैरेटिव है उसका जवाब पॉजिटिव नैरेटिव से दे दिया गया। अब नैरेटिव पर अगर चर्चा हुई है तो इस देश में 22 अप्रैल के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से लेकर 10 मई के बाद जिस तरीके का नैरेटिव हमको बनाना चाहिए था, वो नैरेटिव अगर हम बनाए होते तो आज ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान और भी ज्यादा होता और हमारी सेना की ताकत अमेरिका ऑफिशियली तौर पर करने को मजबूर होता। लेकिन वहां पर हम कुछ कमी कर गए या हम कुछ उदासीन रहे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र शाही सर इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि जो हमारे सरकार का जज्बा था, जो हमारे सेना का पराक्रम था, इसके प्रेजेंटेशन का जो तरीका हमको अपनाना था वो हम नहीं अपनाए। और ये कसक है इनके मन में। वो क्या कसक है और ये क्या चाहते हैं कि होना चाहिए, वो आपको बताने जा रहे हैं। आप इन्हीं के मुंह से सुनिए। ओवर टू यू सर। दिवाकर जी, एक हमारा जो ऑप सिंदूर हुआ ऐसे समय में हुआ जबकि यूक्रेन रशिया भी चल रहा है, बीच में हमास और इजराइल भी चला, बीच में इजराइल और ईरान भी चला। अब इन तीनों को एक स्ट्रेट कंपैरिजन में अगर देखें तो रात को शेलिंग होती थी और उसके परिणाम अगले दिन सुबह लेटेस्ट पूरे संसार को विदित जाते थे। कहाँ कितना नुकसान हुआ, वो मकान टूट रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वो सब पूरा संसार देख रहा था। जो रात को ऑपरेशन होते थे और दिन और रात का जो ईस्ट और वेस्ट में अंतर है, उसके बावजूद जहां दिन चढ़ता था फर्स्ट न्यूज में उसी देश को वो सब दिख जाता था। मुझे ऐसी समझ आती कि इस प्रकार का नैरेटिव हम संसार को नहीं दे सके। शायद इस प्रकार का पूरा नैरेटिव हमने अपने देश में भी उस डिटेल में नहीं दिया जिसमें हमें देना चाहिए था। और तभी उभर उभर के ये सवाल आए। अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें कि जी आपने बालाकोट किया या नहीं किया, या किया तो क्या दरख्त तोड़े या बंदे मरे, तब से लेकर और अब तक मेरे ख्याल में हम अपना लेसन्स नहीं जीत पाए और 11 एयरफोर्स को तबाह किया। उन 11 के एयरबेसेस को। जी। परकच्छे उड़ते हुए पूरे संसार को विदित होने चाहिए थे, बिल्कुल उसी तरह कि मिडनाइट हैमर की जितनी तबाही नहीं हुई उससे ज्यादा उसको। उससे ज्यादा तबाही पूरे संसार ने देखी। हम्म। तो ये नैरेटिव में हम शायद थोड़ा पीछे रह गए और उसकी वजह से जो तीव्रता, निपुणता इस ऑप सिंदूर में हमने की, शायद पूरा संसार उसको समझ नहीं पाया और मौका मिल गया देश के उन लोगों को जो देश की अच्छाई में अच्छाई नहीं देखते और सिर्फ नहीं उनका लक्ष्य। सर, मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत जी बड़ी बात कह रहे हैं और हम अपने दर्शकों को थोड़ा और सामान्य शब्दों में, मतलब जैसे हम 6 मई की रात, हमने दरमियानी रात से शुरू किया तो 7 मई माना जाएगा स्टैंडर्ड टाइम के जी हिसाब से, और 7 से जी लेकर के 10 मई के शाम 5 बजे तक हमने जी जो कुछ भी किया
उसको हम बहुत ही संयमित तरीके से सब कुछ बताए, लेकिन हम संयमित तरीके से बता रहे थे। जबकि आप जो कहना चाह रहे हैं उसके मुताबिक हमको उसका प्रोपेगेंडा प्रॉपर करना चाहिए, वैसे ही जैसे अमेरिका ने बम गिरा करके ईरान का उतना नुकसान नहीं किया जितना उसने प्रोपोगेट किया, या इजराइल ऐसा कर रहा है। आप यही कहना चाह रहे हैं? इसराइल भी कर रहा है, ईरान ने भी ऐसे ही किया। जी हमें किस तरह नजर आ रहे थे इसराइल के डैमेजेस, जी। वो ईरान की ओर से दिखाया जा रहा था। इसी तरह रशिया और यूक्रेन के बीच में हम्म। नहीं नहीं, तो रशियन सर मैं मान गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमको करना क्या चाहिए था? फौरन दिखाना चाहिए था। हमारी तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो ऑपरेशन को हम्म पॉज करने के बाद हुई है। हम्म। नहीं, ये सब चीजें ओवरनाइट होनी चाहिए थी। ब्रीफिंग तो आज होती रात थी को सर। मैं आपको बता दूं, कर्नल सोफिया भी आती थी और एयरफोर्स की भी, उनमें उनका नाम भूल रहा हूं, वो दोनों आती थी, बट बहुत संयमित ब्रीफिंग होती थी। एक गंभीर राष्ट्र के नेतृत्व में जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो एक जिम्मेदार सेना होती है, वो एक प्रोफेशनल व्यवहार था। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आजकल तो वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, नथिंग इज विजिबल विच इज नॉट इन द शो विंडो। तो शो विंडो में रखना बहुत आवश्यकता था, और देर से नहीं। सरगोजा बर्बाद हुआ, वो अगले 20 मिनट में आ जाना चाहिए। हम्म। तो एक और एक सवाल उठता है सर, एक सवाल उठता है जी, कर्नल सर, क्या उतने प्रिसाइज्ड हमको लोकेशंस के वीडियो या उसके स्नैप्स उतनी जल्दी मिल जाते या मिल गए होंगे? देखिए आजकल सैटेलाइट के जमाने में तो चीजें होती होती नजर आती हैं। तो, हमारे महाभारत में भी नजर आती थी तो वैसे। इसका इसका ये मतलब है कि हमारे नेतृत्व ने या हमारे सैन्य नेतृत्व ने ये करना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप भी एक रिटायर्ड कर्नल ही हैं सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये थोड़ा देश जानना चाह रहा है सर। मैं दिवाकर जी ऐसा कहता हूँ कि सैन्य को तो इससे बाहर रखना चाहिए। सैन्य का काम है युद्ध करना, उन्होंने युद्ध किया। युद्ध के परिणाम देने, वो उन्होंने युद्ध के परिणाम दिए। अब ये जो महकमे हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि यहाँ दिखाना भी काफी नहीं है। यस ये यस यस। वीडियोस ओवरनाइट नहीं, बल्कि जैसे जैसे बातें हो रही थी, ये हमारी विदेशी एम्बेसीज को चली जानी चाहिए थी। उन एम्बेसीज को सुबह तड़के दिन चढ़ते चढ़ते ये वहां की न्यूज एजेंसीज को ये फीड दे देने चाहिए थे। राइट राइट राइट। और ये काम सेना नहीं करती। हाँ, मिलिट्री एजेंसी तो आपको उपलब्ध करा सकती है, बाकी उसको जी, सर्कुलेट करने का काम ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री। आईएनबी करते या एक्सटर्नल करते। और हमारी सब एम्बेसीज को ये लगातार, जिस तरह से प्रधानमंत्री ऑफ रूम में बैठकर देख रहे थे, हम्म मैं समझता हूँ हमारे पूरे एम्बेसडर्स को उसी तरह बैठकर इस युद्ध को देखना चाहिए था, क्लिपिंग्स बनाकर। और हर देश की न्यूज एजेंसीज को साथ साथ रिलीज करने चाहिए थे। कर्ण सर, ऐसा इसलिए कह रहे हैं दर्शकों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो चोट पाकिस्तान को पहुंचाई है और प्रिसाइज अटैक किया है, मतलब पिन पॉइंटेड अटैक है। उसमें ये भी नहीं कि 50-100 मीटर का फासला है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया हम वो मारे हैं, मतलब वहां हम तबाही मचाए हैं। और आज भी प्रधानमंत्री काशी में बोल रहे थे कि अभी कई उनके संस्थान एयर बेसिस जो हैं वो आईसीयू में पड़े हैं, उसको रिपेयर होने में समय लगेगा। और 9 आतंकी अड्डे हमने नष्ट किए। इतनी बड़ी कार्रवाई इतने कम समय में, जिसमें पहले कार्रवाई में जो मेजर अटैक था उसमें 22 मिनट कुल लगे थे। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में 1000 मिसाइल दागी है हमारे ऊपर, जी, और उसके जी, बाद उनका जो हमने जवाब दिया, क्या तबाही मचाई है, किस एयरबेस का नाम लूं। कर्नल सर ऐसा कहते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई 4 दिन की, और उसका पूरी दुनिया ने जाना, वो इससे सहमत है। लेकिन जिस तरह से हमको प्रोपेगेट करना चाहिए था, अगर हम करते तो हमारा नाम, देश का नाम, हमारी सेना का नाम, उसके प्रोफेशनलिज्म अप्रोच का
डंका पूरी दुनिया में और ज्यादा बजता। यही है ना सर? बिल्कुल ये है। और इसका दूसरा पक्ष भी जो है हम्म। कि प्रधानमंत्री जाकर जब अवंतीपुर बैठे और उनके पीछे फिर वो S-400 नजर आ रहा है हम्म। और एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं, ये सब तो ओवरनाइट हो जाना चाहिए था। हम्म। जैसे ही पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि उन्होंने जम्मू हवाई अड्डा उड़ा दिया, मेरा जैसा एक आदमी वॉकिंग स्टिक लेकर वहां सैर करता नजर आ जाना चाहिए था, संसार में कहीं भी। हम्म। मतलब पर ऐसा नहीं एक किया और बड़े और बेहतर तरीके से हिस्ट्री क्रिएट होती, आप यही कहना चाह रहे पाकिस्तान को मौका मिला कहने का कि 80 हवाई जहाज उड़ाए और हमारे यहाँ तो कोई पहुंचा ही नहीं। हैं? हम्म। इस और तरह आप। का एक बयान वहां से आया था जी। कि 80-90 हवाई जहाज उड़े, हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर ये साथ साथ हम दिखाते तो वो ऐसा नहीं कह सकते थे, और अगर वो ऐसा नहीं कह सकते थे तो उनकी पूंछ से लटके हुए जो कुछ भारतीय हैं वो भी ऐसा नहीं कह सकते थे। जी। क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो जो फॉरेन से समाचार आता है उस पर विश्वास भी करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसके साथ भी खड़े होते हैं और पब्लिक में भी उसी को फैलाने की कोशिश भी करते हैं और उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। बात मैंने वहीं से शुरुआत भी की थी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेड इकोनॉमी है। अब वो कहना तो रसिया को चाह रहे थे, लेकिन भारत रसिया का मित्र है, अभिन्नतम मित्र है, वो भी इस मुश्किल की घड़ी में। और एक नैरेटिव आ गया अब उसके बाद संसद में, और वो भी राहुल जी जैसे एलओपी हैं, तो उन्होंने डेड इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। अब डेड इकोनॉमी सर वो पूरी तरीके से हैशटैग डेड इकोनॉमी वायरल हो गया, अब वो चर्चा का विषय बन गया। तो नैरेटिव ऐसे ही तो सेट होता है। और आज प्रधानमंत्री जी, मैंने शुरुआत में ही कही कि काशी में उसका जवाब दिया है कि चिल्लाते रहिए लेकिन हम बहुत जल्दी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और आह्वान भी किया स्वदेशी का। तो ये मायने तो होते ही हैं। एक और समाचार बड़ा अच्छा आया। हम्म। किसी रिपोर्टर ने कहा कि राहुल गांधी की पर्सनल इनकम इस डेड इकोनॉमी में पिछले 10 वर्ष में 170% इंक्रीज हो गई। मतलब इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ऑफ ए डेड इकोनॉमी, और फिर भी उसको डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। इसका एक 177 वाज द फिगर। इतना परसेंटेज उनकी पर्सनल एसेट्स और प्रॉपर्टी में आ गया और इकोनॉमी फिर भी डेड है। इसका कोई समाधान है नहीं, क्योंकि सर राहुल चुप हो नहीं सकते, क्योंकि अनर्गल प्रलाप एक शब्द है हिंदी का, वो करना उनकी मजबूरी है और अब तो लगता है फितरत है। लेकिन अब मैं मानने लगा हूं इधर 4-6 महीनों से कि वो लगातार निगेटिव लोगों के साथ बैठते बैठते एक माइंडसेट ऐसा बना चुके हैं जहां निगेटिविटी है, और वो निगेटिविटी एक समय में एक नोटोरियस माइंडसेट क्रिएट करती है, जो मैं व्याख्यायित कर पा रहा हूं। सो राहुल गांधी से वो अपेक्षा की भी नहीं जा सकती, और वो लोकतंत्र में जनता के सवाल को उठाने के नाम पर ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसलिए इस नैरेटिव्स का जवाब देने के लिए हमको बहुत तेजी से कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो भी सैन्य अंदाज में। शायद कर्नल सर यही कहना चाह रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कर्नल सर की बात से और हमारी इस चर्चा से आप सहमत हैं तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो, क्योंकि प्रतिदिन हम एक मुद्दे के साथ कर्नल सर के साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।